इस बंजर जमीन के नीचे करोड़ों डॉलर के बिना तराशे हीरे छिपे हैं। इन्हीं की चाहत ने तो इंसान को हमेशा से दीवाना बना रखा है। हीरों का सफर जमीन की सतह से करीब 200 किलोमीटर नीचे शुरू हुआ था, जहां सही हालात ने कार्बन को हीरो में बदल दिया था। किम्बरलाइट कहलाने वाले पिघले हुए मैग्नम के तेज प्रवाह के साथ ये हीरे धरती की सतह पर पहुंच गए। इनके सतह पर पहुंचने के बाद यहां का भूदृश्य तेजी से बदल गया। किम्बरलाइट ठंडा होकर चट्टानों और ज्वालामुखी की नलीदार बनावट में बदल गया और हीरे उसमें फंस कर रह गए। जो हीरे इस तूफानी प्रवाह को झेल चुके थे, उनका खतरों से भरा सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उन्हें बढ़ते हिमनदों का सामना करना था। किम्बरलाइट में फंसे हीरों को कोई मौका ही नहीं मिला। नलीदार बनावट का ऊपरी हिस्सा टूट गया और बहकर सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल गया। समय के साथ साथ हिमनदों का बहना बंद हो गया, पर हीरों का कहीं कोई सुराग नहीं था। 50 करोड़ साल बाद दौलत के लालची ये लोग पुराने हिमनद के रास्तों पर आर्कटिक इलाके में किम्बरलाइट और हीरो की तलाश कर रहे हैं। किम्बरलाइट की तलाश इसलिए की जा रही है क्योंकि हीरे भी तो उसी में छिपे बैठे हैं। इन हरी चट्टानों के बीच अपार दौलत छिपी है, बस उसे खोज निकालने की देर है। पर किम्बरलाइट आसानी से नहीं मिलता। ग्रैहम और मार्क एक कंपनी चलाते हैं, नाम है डायमंड्स नॉर्थ। अपने से पहले सोने की तलाश में उत्तरी कनाडा आए हुए लोगों की तरह ही ये दोनों इस दुर्गम इलाके में भटक रहे हैं और उन सुरागों को तलाश रहे हैं जो उन्हें छिपी दौलत तक पहुंचा सकते हैं। हीरे तलाशने का पक्का इरादा है। हीरो की तलाश शुरू करने के लिए मार्क और ग्रैहम को पहले येलो नाइफ शहर पहुंचना होगा। ये शहर इतना छोटा है कि बिना किसी जरूरी वजह के यहाँ कोई जाएगा नहीं, और करोड़पति बनने की इच्छा कोई छोटी वजह तो है नहीं। ये येलो नाइफ का रनवे 33 है। वहां से ये उत्तर के बंजर इलाके में जाएंगे। हीरे तलाशने वाली आबादी को ये पीछे छोड़ आए हैं। इन्हें काम करने के लिए बहुत ही कम वक्त मिलता है। खराब मौसम के कारण फिर से येलो नाइफ लौटना पड़ता है। इस समय ये लोग विक्टोरिया द्वीप जा रहे हैं। हम 33 पर पहुंचे हैं। जब वे अपने आखिरी पड़ाव कैंप टक्टू पहुंचेंगे, तब तक वे 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रास्ता तय कर चुके होंगे। एक बात तो बिल्कुल साफ है, मार्क और ग्रैहम हर कीमत पर हीरे तलाशना चाहते हैं। खोज का कोई भी काम, खास तौर पर हीरे खोजने का काम, अचानक ही नहीं हो जाता। हीरे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मेहनत का काम है। बारीकी से तलाश करना जरूरी होता है, बड़ी कुशलता की जरूरत होती है, भाग्य का साथ देना भी आवश्यक है। जरूरी नहीं कि कामयाबी हमेशा मिल ही जाए। यदि मार्क और ग्रैहम को हीरे मिल जाते हैं तो उन्हें बाहर निकालने के लिए खुदाई करना जरूरी होगा। एकाची की ये खदान पिछले 10 साल से काम कर रही है। खुद का 2 किलोमीटर लंबा रनवे है। कंपनी के बोइंग 737 से हजारों कर्मचारी यहां लाए ले जाए जाते हैं। पिछले साल एकाची की खदानों से करीब 45 लाख कैरेट हीरे निकाले गए थे, जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर थी। मार्क और ग्रैहम की कंपनी ने भी थोड़ी जमीन पर खोज करने के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, पर तलाश जल्दी ही पूरी करनी होगी। परेशानी बस इतनी है कि जमीन करीब 110 लाख हेक्टेयर है, आकार में बेल्जियम की 3 गुनी, और जल्दी ही सर्दियां आने वाली हैं, जब तापमान 0 से 46 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अंधेरा भी हो जाता है, काम कर पाना असंभव हो जाता है। समय तेजी से बीत रहा है। ग्रैहम और मार्क दबाव में है, तभी उन्हें कुछ अजीब सा दिखा। हवाई जहाज द्वारा सर्वेक्षण के दौरान हमें एक इलाका ऐसा दिखा जिसकी बनावट ठीक उस इलाके जैसी थी जहां पहले हमें किम्बरलाइट मिला था।
हम उसी को देखने जा रहे हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि वहाँ जो उभार है क्या वो किम्बरलाइट है। हम अपने साथ कुछ नक्शे ले जा रहे हैं। हम उस जगह की मिट्टी और वहाँ की चट्टानों के नमूने लेने की बात सोच रहे हैं। हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। हीरे वाकई बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और व्यावसायिक मात्रा में तो बहुत ही कम जगह मिलते हैं। उन्हें बाहर निकाल पाना भी बड़ा खर्चीला काम है, पर यह है बड़ा फायदे का सौदा। ये सचमुच एक खजाने की खोज है। इस काम में नक्शे पर बना एक बिंदु भी आपको माला माल कर सकता है। मार्क और ग्रैहम डायमंड्स नॉर्थ नाम की कंपनी चलाते हैं और यहाँ 3000 किलोमीटर दूर कनाडा के आर्कटिक इलाके में रहकर काम कर रहे हैं। मार्क और ग्रैहम हीरे तलाश रहे हैं। यहाँ आए उन्हें कई हफ्ते हो चुके हैं और अब सर्दियों की शुरुआत बस होने ही वाली है। अब तक तो कुछ हाथ नहीं आया है। किम्बरलाइट की तलाश अभी भी जारी है, एक ऐसी तलाश जो उन्हें माला माल कर सकती है। यदि सब काम ठीक से हो जाता है तो एकाटी की तरह उनकी भी एक खान होगी। पिछले 40 सालों से खोजकर्ता यहाँ हीरे तलाश रहे हैं, पर अब तक किसी के हाथ कुछ नहीं लगा है। भूगर्भ शास्त्रियों को यहाँ की रेत में कुछ ऐसे खनिज नजर आते हैं जो यहाँ हीरों की मौजूदगी का संकेत देते हैं। खास संकेत के 5 कण मिल जाना भी बड़ी बात होती है। डॉक्टर स्टुअर्ट ब्लेसन और उनके साथी चार्ल्स फिपकी ने यहाँ आकर जो खोज की थी उसने उत्तरी कनाडा को हमेशा के लिए बदल दिया और उन दोनों को हीरों का बादशाह बना दिया। हम ठीक इसी किनारे पर खड़े थे। हर नमूने में हम खास संकेतक के 5 कण तलाश रहे थे। कई बार कुछ हाथ नहीं आता, पर ज्यादातर हमें सफलता मिलती है। यहाँ 10,000 के बाद हमने गिनना बंद कर दिया था। कुछ संकेतक ही नहीं बल्कि यहाँ के नमूनों में हमें दरअसल कुछ हीरे भी मिले थे। 2 हीरे ठीक उस जगह रखे थे। अब ठीक उसी जगह खड़े हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। मैं तो बस देखता ही रह गया था। बहुत खूबसूरत नजारा था। यहीं से तो शुरुआत हुई थी। यहाँ से लिए गए नमूनों के कारण जो दौड़ शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। इस इलाके की शोहरत बढ़ गई है। शोहरत कुछ ऐसी होती है। ये एकाटी डायमंड माइन है। स्टुअर्ट और चार्ल्स दोनों की 10-10% भागीदारी है, यानी इस खदान से निकलने वाले हर हीरे की कीमत का 10-10% पैसा इन्हें मिलता है। हर साल करोड़ों डॉलर की आमदनी है और ये करोड़ों डॉलर ही तो मार्क और ग्रैहम को यहाँ खींच लाए हैं। पर खुदाई करने से पहले उन्हें इस जगह के अधिकार हासिल करने पड़ते हैं। येलो नाइफ शहर में आपका स्वागत है। हर साल दिसंबर की 1 तारीख को आप यहाँ के सरकारी दफ्तर से कौड़ियों के भाव में ये अधिकार हासिल कर सकते हैं। खजाने को तलाशने आए लोगों की भीड़ से ये फुटपाथ पूरी तरह से भर जाता है। लोग बहुत ही शांति से खड़े थे। किसी का रास्ता नहीं रुका था। मालकम रॉब एक सरकारी अधिकारी हैं। परमिट देने का काम वे ही करते हैं। रात को जब अंदर नहीं आ सकते तब वे लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं। मनचाही जगह पाने के लिए कंपनी वाले समय से हफ्तों पहले से ही अपने कर्मचारियों को यहाँ की कतार में खड़ा कर देते हैं। एरिक कूल्सन इस भीड़ को नियंत्रित करते हैं। पिछले साल तो इन लोगों का आना 1 महीने पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि कोई चाहता था कि जमीन के एक खास हिस्से के अधिकार उसे मिल जाएं। वहाँ मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों वे इसे ही लेना चाहते हैं। मैंने बाहर देखा तो पाया 2 लोग तालियां बजा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। फिर देखा तो 4 झुंड बैठे हैं। फिर देखा तो 10 झुंड बैठे थे। उन्होंने फैसला किया कि एक कतार बना लेनी चाहिए। शायद दूसरा व्यक्ति भी उसी जमीन को तलाश रहा हो जिसे वे तलाश रहे हैं। वैसे कोई नहीं बताता कि उसे किस जगह की तलाश है। शुरुआत में तापमान 0 से 29 डिग्री सेल्सियस कम था, फिर 34 डिग्री, फिर 40 डिग्री सेल्सियस कम था। फिर भी वो लोग वहीं पर खड़े रहे। लोगों ने बाहर से आदमी भेजे थे, क्योंकि येलो नाइफ तो एक छोटा सा शहर है और बात के फैलने में
देर नहीं लगती। एक दिन मैं बाहर देख रहा था, एक शख्स इस तरह से पैर फैलाकर जगह रोके हुआ था। थोड़ी देर बाद उसका साथी वहां आ गया। ये लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे थे। ऐसा तो तब होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे। एक दोस्त कहता था कि जरा मेरी जगह रोक कर रखना, और दूसरा उसकी जगह रोकने के लिए अपने पैर फैलाकर खड़ा हो जाता था। बड़ी संजीदगी से वही सब किया जा रहा था। मार्क और ग्रैहम ने भी 7 हफ्ते पहले से 6 लोगों को कतार में खड़ा किया था। जितनी जमीन का अधिकार वे चाहते थे वो उन्हें मिल गई। जमीन का अधिकार प्राप्त करने का एक और तरीका है, हम वहां पहुंचकर अपना अधिकार ले सकते हैं। ये तो करीब करीब बीच में लगती है। मैं चाहता था कि थोड़ा खाई के पास होता। एक बार नाप कर तो देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, बहुत महीन कणों वाला डोलोमाइट है। क्या वाकई? चूने का पत्थर है। किम्बरलाइट इतने बड़े टुकड़ों में नहीं मिलता, वो तो आकार में बहुत छोटा होता है। इसीलिए तो झुक झुक कर इस बर्फीली चट्टान और यहाँ फैले तलछट को जांचना पड़ता है, तभी जाकर किम्बरलाइट का पता लगाया जा सकता है। किसी और का अधिकार क्षेत्र है। पुराना निशान है, DW1। दक्षिणी सीमा का दूसरा निशान। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की सतह पर मिलने वाली चीजों पर हमारा कोई हक नहीं होगा। जमीन की खुदाई से मिलने वाले खनिज पर हम हक जमा सकते हैं। यदि हम किसी जगह पर अपना हक बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए जी जान लगानी होती है। एक अच्छा उदाहरण मुझे याद है। कुछ साल पहले की बात है, एक जगह हम हासिल करना चाहते थे। हमने बहुत मेहनत की, सर्वेक्षण के लिए 5 हेलीकॉप्टर लगा दिए। हमने साबित कर दिया कि दूसरे लोगों की तुलना में हम ज्यादा काबिल थे। वो पूरी जमीन हमें मिल गई थी। हमारे अलावा वहाँ 2 और लोग भी कोशिश कर रहे थे। उन दोनों के पास एक हेलीकॉप्टर था, हमारे पास 5 थे। आप समझ सकते हैं उस जमीन को हम कितना ज्यादा चाहते थे। बहुत मजा आया था। मजा तो आता है। ये बहुत बड़ा इलाका है। हम थोड़ा यहाँ चल सकते हैं, थोड़ा उधर, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर। फिर क्या, आप हर जगह तो पहुंच नहीं सकते। इतने बड़े इलाके की ढंग से जांच पड़ताल करने के लिए बहुत पैसा और बहुत वक्त चाहिए होता है। जमीन का अधिकार पाने के बाद काम शुरू होता है। यदि हमारी किस्मत अच्छी है तो किम्बरलाइट मिल जाता है। तब हमें ये फैसला करना पड़ता है कि ड्रिलिंग करनी चाहिए या नहीं। हम पहले भी कुछ गंवा चुके हैं, ठीक? विकी एक भूगर्भ शास्त्री है और टेकोमिनको नामक हीरे की कंपनी के लिए काम करती हैं। इन्हें 14 साल का अनुभव है और हीरे तलाशने में महारत हासिल है। मार्क और ग्रैहम के पश्चिम वाले इलाके में वे ड्रिलिंग करवा रही हैं। विकी और टेकोमिनको को इस इलाके से बहुत उम्मीद है। विक्टोरिया आइलैंड पर वे अब तक $45 लाख लगा चुके हैं। समय बीत रहा है, जल्दी से जल्दी किम्बरलाइट मिलना चाहिए। विकी कहती है कि इस इलाके में किम्बरलाइट जरूर मिलेगा। ड्रिलिंग की कीमत करीब $1 लाख प्रति मीटर है। उम्मीद करनी चाहिए कि उनका कहा सच निकले। इस छेद में नीचे जाने के बाद ड्रिल जम गई है। इसका घूमना बंद हो गया है। ये लोग छेद में पाइप की मदद से गर्म पानी डाल रहे हैं। कल रात काम के दौरान नमक खत्म हो गया था। पानी के जमने के तापमान को कम करने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। नमक की कमी के कारण पानी जम गया। ऐसा कुछ ही मिनटों में हो सकता है। अब ये लोग नमक और पाइप के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रोपेन गैस की मदद से पानी को करीब उबलने तक गर्म किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि ड्रिल फिर से घूमने लगे। ड्रिल के जम जाने से विकी परेशान है। ये ड्रिलिंग बेकार जा सकती है। ये कोशिश पूरी तरह हमारे हाथ से बाहर जा सकती है। बहुत बुरा होगा। हमें फिर से शुरू करना होगा। इस इलाके की जांच बहुत जरूरी है। इस छेद को गवा देने का मतलब होगा $1 लाख बेकार चले जाना। अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी देना बड़ा कठिन काम होता है। यहाँ क्या मिला, क्या हमारे पास अभी भी वक्त है, और 10 तरह के सवाल। और आप जानते हैं कि इस ड्रिल के फिर से काम करने के बाद शायद एक और छेद बनाना पड़े, पर ये सब तो आगे की बात है। मुझे लगता है कि यहाँ किम्बरलाइट है। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। 500 से भी ज्यादा इलाकों में से इसे चुना गया था। हमें यहाँ किम्बरलाइट मिलने की पूरी उम्मीद है। मैं तो कहती हूँ कि यहाँ किम्बरलाइट है। मैंने अपने बॉस से भी यही कहा था। पर ऐसी बात नहीं कि मैं कभी गलत नहीं होती। हीरों की मौजूदगी का सही पता ड्रिलिंग से ही चलता है।
छेद से निकली चट्टानों को प्रयोगशाला भेजा जाता है। वहां उन्हें पिघलाकर छाना जाता है और फिर हाथ से छंटाई होती है। यदि बड़ी मात्रा में सूक्ष्म हीरे मिलते हैं तो और नमूने जांचते हैं। यदि नतीजे अच्छे होते हैं तब खुदाई का फैसला लिया जाता है। किम्बरलाइट की बनावट गाजर की तरह होती है। बीज से हीरे